एमपीपीएससी के सभी एग्जाम्स में आए पीवाईक्यू के आधार पर बनाई गई इस पॉकेट नोट सीरीज में आपका स्वागत है। छोटे छोटे नोट्स की पीडीएफ जो आपको मिल रही है वो रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है। अभी ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और साथ में पुराने वीडियोस को देखना मत भूलिए, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहां से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अक्सर हम भूल जाते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं मौर्य और मरुत्तरकालीन अभिलेख की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, 27 जनवरी से एमपीजी के रिवीजन की बेहतरीन एक सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। यूट्यूब पर सुबह 6 बजे से आपको देखना है और उस सीरीज के अंतर्गत ऐसी तैयारी होगी मैपिंग के माध्यम से कि 45 में से 40 प्रश्न आपके एमपीजी के सही होंगे, जो रणनीति 51 बैच और ऑफिसर्स बैच दोनों का हिस्सा रहेगी। चलिए, आज जो हमें बात करना है मौर्य और मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जो प्रमुख अभिलेख हैं, एक प्रश्न आपका लगातार बनता है, उसके बारे में चर्चा करना है। सबसे पहले चलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण दतिया के गुर्जरा अभिलेख पर। कहां चलते हैं? दतिया के गुर्जरा अभिलेख पर। यह ध्यान देना है, भारत में 3 से 4 ऐसे स्थान हैं जहां पर आपका अशोक का नाम अशोक के तौर पर आता है, और उसमें से एक नाम जगह जो आपकी है, क्या है? दतिया गुर्जरा। आपको ध्यान रखना है, यहां पर अशोक का जो वास्तविक नाम है देव नाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक। देव नाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक। यहीं पर एक आपका अभिलेख मिला है जो कि लघु स्तंभ लेख है। क्या है? लघु स्तंभ लेख है, जहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका? अशोक का वास्तविक नाम। कर्नाटका में भी एक मास्की जगह है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जहां पाया गया था वो आपका दतिया का गुर्जरा अभिलेख है। आपको ध्यान रखना। कुछ और भी आपको बताऊंगा अभी यहां पर कि दतिया को, कर्नाटका को आखिर किस नाम से उस टाइम पे जाना जाता था। अगला, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका गुर्जरा अभिलेख है तो किससे संबंधित है? अशोक से। कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। आपको याद रखना है, ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आपका आता है। और लोकल के जो लोग हैं वहां पर इसको सिद्धों की टोरिया कहते हैं। सिद्धों की क्या कहते हैं? टोरिया कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्री मेंस दोनों में आपका पूछा जा सकता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगला जो हमें चलना है, कटनी। कटनी चलना है। कटनी में आपको एक अभिलेख मिलता है जिसका आपको ध्यान देना है। वो क्या है आपका? रूपनाथ। रूपनाथ कौन सा है कटनी में? रूपनाथ। आपको ध्यान रखना है, रूपनाथ का अभिलेख मिलता है। इसमें जो लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। कई बार कई पुस्तकों में आपको केवल ये पता होगा रूपनाथ कहां है, कटनी में। इसके अंदर क्या है? एमपीपीएससी थोड़ा अंदर जाती है। इसमें अशोक को एक और नाम दिया गया है, वो क्या है? बुद्ध शाक्य। क्या कहा गया है? बुद्ध शाक्य। और क्या है इसके अंतर्गत? अशोक की जो धम्म नीति है, इसमें बताया गया है कि कैसे अशोक अपनी धम्म नीति का प्रचार प्रसार करता था। जैसे एक आपसे पूछा गया था कि इस आपके मानव सभ्यता में जो एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, उसका प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? ऐसा आपसे पूछा गया है। आगे क्लासेस में मैं भी आपको बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे ही गुर्जरा अभिलेख किससे संबंधित है? अब रूपनाथ अभिलेख कटनी में है, ये सबको पता है, लेकिन उसमें है क्या? इसमें बुद्ध शाक्य बोला गया है अशोक को। दूसरा, किस प्रकार से धम्म नीति का प्रचार प्रसार करना है, ये अशोक ने यहां पर बताया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहां पर कटनी में मिलता है जो आपका कौन सा है? कारी तलाई। कौन सा है? कारी तलाई। अब मुझे एक बात बताइए, अगर धम्म नीति का प्रचार प्रसार होगा तो आपसे पूछा जाए कि रूपनाथ का जो अभिलेख है वह किस धर्म से संबंधित है, निश्चित तौर पर आप बुद्ध लगाओगे वहां पर, कोई डाउट क्या? अब कारी तलाई भी एक पाया गया है, लेकिन कारी तलाई का संबंध किस धर्म से है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, कलचुरी शासक लक्ष्मण राज। कलचुरी शासक लक्ष्मण राज का यहां पर उल्लेख मिलता है और यह जैन धर्म से संबंधित है। बहुत सारे अभिलेख यहां पर अपने आप से बुद्ध से मिले हैं, लेकिन जैन धर्म संबंधी जो अभिलेख है ये आपका कहां पर मिला है? आपका कारी तलाई कटनी में। किस शासक का है? नाम देख लीजिए, कलचुरी शासक लक्ष्मण राज। कलचुरी शासक लक्ष्मण राज का है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ ऐसे फैक्ट हो सकता है पुस्तकों में एक साथ आपको ना मिले, ठीक है। अगला, सांची। अब सांची में स्तूप भी है, अगली क्लास में हम स्तूप पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर आपको स्तूप के बारे में बताएंगे और चीजें। लेकिन अभी यहां पर अभिलेख में बात करें, चंद्रगुप्त और अशोक से संबंधित है। अब निश्चित तौर पर चंद्रगुप्त और अशोक संबंधित आपके होंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगला, गुप्त शासक। अब मैं वही बता रहा हूं आपको, चंद्रगुप्त
कहां पर है आपके, मौर्य में भी है और आपके गुप्त में भी है। तो ध्यान रखना, गुप्त शासक चंद्रगुप्त के सैनिक अधिकारी आम्रकादेव का वर्णन, यह प्रश्न आया हुआ है, सैनिक अधिकारी आम्रकादेव का वर्णन मिलता है किसके, गुप्त शासक चंद्रगुप्त के आम्रकादेव जो एक उसके सैनिक थे या सेनापति थे, सैनिक अधिकारी थे, उसका उल्लेख आपका मिलता है। एक और चीज यहां पर इस अभिलेख में आपको ध्यान रखना है, जो स्तंभ है, स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों की आकृति है। यहीं पर जो आपका अभिलेख मिला है, स्तंभ अभिलेख मिला है, इस स्तंभ अभिलेख के शीर्ष पर 4 शेरों की आकृति है और वो जो मेल खाती है वो खाती है सारनाथ। सारनाथ का है, अपनी संसद के ऊपर एक सेल लगा हुआ है, 4 सेल लगे हुए हैं, उससे मेल खाती हुई आपको यहां पर भी क्या है, मिला है एक स्तंभ लेख। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये हम कहां पढ़ रहे हैं, मौर्य और मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये गुप्त काल नहीं है, मौर्य और मौर्योत्तर काल है, ध्यान देना आपको यहां पर अलग। गुप्त का मैं अभिलेख आपको अलग बताऊंगा, तो कुछ और अभिलेख आपके अगर दिमाग में आ रहे हो तो परेशान मत होना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। खरगोन में आपका एक अभिलेख मिला है कसरावद का, आपको केवल इतना ही याद रखना है और ज्यादा नहीं पूछेगा। खरगोन में कसरावद है, ठीक है। सीहोर में है आपका पानगुराड़िया और सारो मारो। सीहोर में क्या है, पानगुराड़िया और सारो मारो अभिलेख। पानगुराड़िया और सारो मारो अभिलेख कहां पर है आपका, सीहोर में। इस बात को आपको ध्यान रखना, मैंने नोट लिखा है आप लोगों को बताने के लिए। सामान्यता आपसे यही पूछा जाएगा कि यह अभिलेख कहां प्राप्त हुए, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा किससे संबंधित है। बस इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत यहां पर नहीं है, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऊपर चलते हैं यहां पर। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं अलग से। एक जूनागढ़ अभिलेख है, मध्य प्रदेश का नहीं है, बाहर का है, लेकिन यह अभिलेख मध्य प्रदेश संबंध में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि रुद्रदामन के इसी अभिलेख के अंतर्गत, क्यों आपसे पूछा सकता है, क्योंकि रुद्रदामन के इसी अभिलेख के अंतर्गत जो चंद्रगुप्त था उसके मालवा, उसके राज्य के अंतर्गत मालवा क्षेत्र शामिल होने का विवरण मिलता है। तो चंद्रगुप्त के शासन में मालवा क्षेत्र शामिल था, इसका डिस्क्रिप्शन रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, इसलिए मध्य प्रदेश से कनेक्टेड है। इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने यहां पर ऐड कर दिया। बिंदुसार के द्वारा अशोक को विदिशा का, या मैं कहूं अवंती का क्या बनाया गया था, आपका राज्यपाल बनाया गया। अवंती का क्या बनाया गया था, आपका राज्यपाल बनाया गया था, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। अब कई बार अवंती उज्जैनी बिल्कुल सेम क्षेत्र को बोला जाता था, लेकिन नाम अलग है। राज्य अवंती था, उसकी राजधानी क्या थी, आपकी उज्जैनी थी। और इन्होंने विदिशा की एक नगर सेठ की बेटी श्रीदेवी या महादेवी वर्मा के साथ में क्या किया था, आपका विवाह किया था। और इन्हीं के कहने पर सांची में एक स्तूप भी बनवाया था, जो मैं आपको अगली क्लास में बताने वाला हूं, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक चीज और है जो एमपीपीएससी के पीवाईक्यू के अंतर्गत पूछी जा रही है कि आपके मौर्य काल के अंतर्गत दिशाओं के आधार पर स्थानों को कुछ कहा जाता था, दिशाओं को कहा जाता था। तो आपको केवल याद रख लेना है, अगर कभी आ जाए, उत्तर दिशा को उस समय उदीच कहा जाता था। उत्तर दिशा को क्या कहा जाता, उदीच कहा जाता था। मैं एक पूरा वीडियो लेके आऊंगा, उसमें पौराणिक नाम और आपका वर्तमान नाम, यानी प्राचीन नाम और वर्तमान नाम दोनों की पूरा सीरीज रहेगा, एक जगह आपको मिल जाएगा। अभी आपको ध्यान रखना है, उदीच किसी स्थान का नाम ना होकर नॉर्मली उदीच किसके लिए आ रहा है, आपका उत्तर दिशा या उत्तर दिशा की तरफ के राज्यों की ओर आ रहा है, ठीक है। अगला अवंती रट्ट, आपका आसान है, आपको पता चल जाएगा, उज्जैन के बारे में कहा जाता है, ठीक है। प्राच्य किसको कहा जाता है, पाटलिपुत्र को, इस दिशा के अंतर्गत। कलिंग तोसली कहां पर है, आपका उड़ीसा में है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है, सुवर्णगिर। सुवर्णगिर आपका कहां पर है, कर्नाटक क्षेत्र को कहा जाता है। सुवर्णगिर कहां कहा जाता था, आपका कर्नाटक क्षेत्र में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है मौर्य मौर्योत्तर कालीन अभिलेख के तौर पर। अगली क्लास में हम स्तूप पढ़ेंगे। ये नोट्स आप डाउनलोड कर लो, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो किताबों में नहीं मिलेंगे, और अगर किताबों में भी हैं तो ऐसे फैक्ट उठाए गए हैं जिनकी आने की प्रबल संभावना है। 27 तारीख से ऑफिसर्स बैच और रणनीति 51 के अंतर्गत रिवीजन सीरीज जो आ रही है, उसकी क्लासेस आपको सुबह 6 बजे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। वही क्लासेस है जो 45 में से 40 प्रश्न आपके तैयार कराएंगे, क्योंकि ज्यादा कंटेंट पढ़ना नहीं, उतना कंटेंट पढ़ना जितना आपको याद रहे
और 1 फरवरी से हमारी सीरीज शुरू होगी रट्टा मार सीरीज, उसका भी ध्यान रखिए। मात्र 1551 रुपए में 51 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में एमपी रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज 500 की आपकी अवेलेबल है। अलग से भी शॉर्ट टेस्ट 500 में अवेलेबल है, और ऑफिसर्स बैच जो एमपी के अन्य सभी एग्जाम एपी एचएमओ वगैरह सबके लिए मात्र 900 में अवेलेबल है। अगर आप क्लास देख रहे हैं एक बार ट्राई कीजिए। एमपी जीके में एमपी सीरीज, रिवीजन सीरीज और मेरे पॉकेट मार सीरीज के बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, उतने में ही 45 में 45 प्रश्न आपके कवर कराए जाएंगे। ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।